हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 4 और जो कि चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको टॉपिक के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, मतलब प्रिंसिपल और टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो 2 स्कॉलर्स ने, ठीक है, 2 फिलोसफर्स ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अलग अलग हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, तो एक जो स्कॉलर्स थे हेनरी फ्योल, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग दिए हैं, और जो फेडरिक विंस्टन टेलर हैं उन्होंने अलग दिए हैं। तो सबसे पहले हम हेनरी फ्योल के दिए हुए प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो हेनरी फ्योल के दिए हुए प्रिंसिपल हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो टोटल हमारे 14 हैं। ठीक है, जिसमें से मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ 7 प्रिंसिपल डिस्कस करूँगा, बाकी के 7 प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, मैं एक छोटे से एग्जांपल को लेकर आपको इसका मीनिंग बताता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट का मीनिंग आपने पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है कि जब भी हम अपने गोल को अचीव करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी एफ़र्ट करते हैं, एफ़र्ट लगाते हैं, उस एफ़र्ट को जो गाइड करता है, उस एफ़र्ट को जो गाइड करता है वो मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उससे आपको मैनेजमेंट का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए कि एक स्टूडेंट है जो कि 10th में है, 10th क्लास में है। ठीक है, तो अभी वो मिड सेशन में है, मतलब मान लीजिए जुलाई अगस्त के आसपास वो स्टडी कर रहा है 10th क्लास में। तो उसके फादर ने उसको अपने पास बुलाया और बोला कि भाई आगे के लिए आपने क्या सोचा है, मतलब फादर अपने बेटे से बात कर रहा है कि आपने आगे के लिए क्या सोचा है, कि आपको +1 में कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है या आर्ट्स लेनी है। तो दोनों ने मिलके, फादर और सन ने मिलके, दोनों ने आपस में प्लानिंग करी कि भाई मैं आगे चल के अपनी स्ट्रीम +1 में कॉमर्स चूज़ करूँगा। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के आपस में 2-3 दिन डिस्कस करके, प्लानिंग करके डिसाइड कर लिया कि मुझे +1 में क्या लेना है। तो जैसे ही 10th के एग्ज़ाम पूरे हुए, ठीक है, और +1 के एडमिशन शुरू हुए, तो उन लोगों को जो अपना गोल था, उनका जो गोल क्या है, कॉमर्स में स्ट्रीम में आना। ठीक है, वो उनका जो गोल है, उस गोल के लिए जो उन्होंने अब एफ़र्ट लगाना है, ठीक है, वो एफ़र्ट लगाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि भाई उन्होंने क्या करना है। तो यहाँ पर जब मान लो कि वो किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने जाएंगे, तो उनको पहले से पता है भाई हमें स्कूल में एडमिशन लेना है कॉमर्स स्ट्रीम में। तो इसका मतलब अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करने के लिए अपना स्टेप लेंगे, जो एफ़र्ट करेंगे, तो उसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मैनेजमेंट। आपने मैनेजमेंट का क्या यूज़ किया, मैनेजमेंट का एक फंक्शन यूज़ किया जिसका नाम है प्लानिंग। इसके ज़रिए आपको ये हेल्प मिली कि आपने +1 में क्या करना है, कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब जो होता है, ये नीचे डेफिनेशन में दिया हुआ है, फिर मैं आपको उसी एग्जांपल से, जो एक स्टूडेंट और फादर वाला मैंने एग्जांपल लिया, उसी एग्जांपल से मैं आपको इसको रिलेट करूँगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। एक ह्यूमन बीइंग जो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी काम से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेता है या उसके लिए बिहेव करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो गाइड करते हैं, ये जनरल गाइडलाइंस होती है। जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि जनरली ये वो गाइडलाइंस होती हैं, ये वो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो सपोर्टिंग, क्या कहते हैं, सपोर्टिंग एक साइकोलॉजी मान लो। ठीक है, एक सोच होती है, एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली हम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, और इनको जनरली गाइडलाइंस इसलिए बोला जाता है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में प्रोफेशनली या नॉन प्रोफेशनली या कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिज़नेस एरियाज़ में भी और अपने फैमिली में भी। ठीक है, तो इसलिए इनको जनरल गाइडलाइंस बोला जाता है। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। अब यहाँ पर मैं उसी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये प्लानिंग कर ली कि भैया आपने +1 में कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है। ठीक है, आपके एफ़र्ट को गाइडिंग मिल गई, वो तो हो गया मैनेजमेंट। अब आपने ये देखा कि भाई
आपने अपने ये देखा कि भाई मुझे अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन कराना है, तो आपके बेटे ने बोला कि पापा मुझे इस स्कूल में एडमिशन नहीं लेना, मुझे उस स्कूल में एडमिशन लेना है। तो आपके फादर ने कहा नहीं, मैं आपका इस स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहता, जहाँ आप चाहते हो मैं किसी दूसरे स्कूल में कराना चाहता हूँ, वो स्कूल अच्छा है। तो उन दोनों के बीच में ना मतलब काफ़ी आर्ग्यूमेंट चल रहा है स्कूल को लेकर। तो यहाँ पर एक फ़ादर जो है वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अब वो डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो कुछ और चाहते हैं, उनका बेटा कुछ और चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक अप्लाई होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा आपके डिसीजन लेने में। तो आपके फादर ने कहा कि चलो बेटा ठीक है, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ तुम एडमिशन ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ना आपने है। और आजकल तो आप सब बच्चों को पता ही होता है कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक फ़ादर ने क्या किया, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में ना रखकर, अपने बारे में ना सोचकर अपने बेटे के इंटरेस्ट के बारे में सोचा। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसका नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जो कि आपका पॉइंट नंबर 4 में आपको दिया हुआ ये वाला, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एक प्रिंसिपल ने फादर की हेल्प करी उसके बेटे के रिगार्डिंग डिसीज़न लेने में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, हम जो अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी एफ़र्ट लगाते हैं, उस एफ़र्ट से रिलेटेड जो हमारे डाइवर्सिफाइड टास्क होते हैं, ठीक है, वो उन टास्क के रिगार्डिंग हमें जो डिसीज़न लेने होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिसीज़न लेने में जो हमारी मदद करते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे देखिए मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर डिपार्टमेंट है जो मैन पावर का सिलेक्शन करता है, रिक्रूटमेंट करता है, जॉब पे रखता है, जो मैन पावर होती है उनकी सैलरी डिसाइड करना, उनकी बोनस डिसाइड करना, सारे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वाइल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय वन मैनेजर में कंसिडर सीनियरिटी और वेयर एज अदर फॉलो मेरिट्स। इसमें लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर है, ठीक है, और उसका एक एम्प्लॉई है। वो एक मैनेजर के सामने 2 एम्प्लॉई हैं, ठीक है। एक एम्प्लॉई ऐसा है जो अभी नया नया ऑर्गेनाइजेशन में आया लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके काम की बहुत तारीफ़ हो रही है। और एक जो है वो सीनियर है लेकिन वो अपना काम रेगुलर कर रहा है, कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया उसने अपने काम में। अब आपको प्रमोशन का एक ऑप्शन मिल रहा है कि आपको उन दोनों में से किसी को प्रमोट करना है, एक हाई लेवल पर लेकर आना है। तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मैं किसको हाई लेवल पर लेकर आऊँ, सीनियरिटी को देखूं, एज के अकॉर्डिंग फैक्टर देखूं आगे प्रमोशन करने के लिए, या मैं किसी के काम को के अच्छे होने के लेवल अच्छे होने के फैक्टर के बेसिस पर मैं उसको प्रमोट करूं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं। आप तो यहाँ डिसीजन लेने में जो आपकी मदद करेगा वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करेगा। वो प्रिंसिपल मैनेजमेंट कौन सा करेगा, इक्विटी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे लास्ट वाला इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के जो सही है हमें वही ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए। हमें यहाँ पर ये नहीं देखना कि कोई उम्र में कैसा है, कोई कैसा है, नहीं है। प्रमोशन उसी का होगा जो अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी एफ़र्ट्स लगाते हैं, जो भी एफ़र्ट्स से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होती हैं उनके रिगार्डिंग जो हमें डिसीजन लेना होता है या जो हमें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव करना होता है, ठीक है, वो सारे जो ये प्रिंसिपल्स होंगे 14 प्रिंसिपल्स, वो हमारी मदद करेंगे हमारे बिहेवियर को मैनेज करने में और हमारे डिसीजंस को लेने में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हेनरी फ्योल की शुरुआत कैसे हुई थी। हेनरी फ्योल का जो लाइफ टाइम रहा है वो 1841 से लेकर 1925 तक रहा है, ठीक है। और उन्होंने अपने वर्किंग एरियाज़ के टाइम पर जब उन्होंने काम करना शुरू किया था तो उन्होंने एक माइनिंग कंपनी की शुरुआत की थी, ठीक है। और 1888 में उन्होंने एक एमडी की पोस्ट पे काम किया था, ठीक है, टॉप लेवल पर। तो और यहाँ पर जो फैक्ट्री वेंस टेलर हैं उनकी शुरुआत जो हुई थी 1856 से 1956 से लेकर 1915 तक रही थी। और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब उन्होंने अपना वर्किंग टाइम शुरू किया था, काम करना शुरू किया था, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म एरिया पर काम करना शुरू किया था एक इंजीनियर की तरह, ठीक है, जैसे वर्कर्स काम करते हैं। तो 1874 में वो एक मैकेनिस्ट की तरह काम किया था, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत से वो 1884 में वो एक टॉप लेवल पर पहुंच गए थे और एक एग्जीक्यूटिव के लेवल पर काम किया था, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेडरिक वेंसलो टेलर का जो एक्सपीरियंस रहा है वो एक प्लेटफॉर्म एरिया के वर्कर के तरह रहा है। और जो हेनरी फ्योल का जो वर्किंग जो क्राइटेरिया रहा है, वर्किंग जो पैटर्न रहा है, ठीक है, काम करने का तरीका रहा है, वो एक मैनेजर लेवल का रहा है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट
के तौर पर हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे प्रिंसिपल जो हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप और मिडिल लेवल होते हैं, ठीक है, वो ये दो लेवल ऐसे लेवल होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को मैनेज करते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो प्लानिंग की जाती हैं, जो गोल डिसाइड किया जाता है, उस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना हो, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलाना होता है, वो सारा का सारा एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल कहलाता है। तो जो टॉप और मिडिल लेवल होता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसको मैनेज करने के लिए ये बनाए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हेनरी फ्योल था, सबसे पहले हेनरी फ्योल ने ही मैनेजमेंट की शुरुआत की थी। जो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो हमारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हेनरी फ्योल ने ही हमें दिए थे कि किस तरीके से हमारे किसी भी एफ़र्ट को जो गाइडलाइंस मिलती हैं, जो गाइडिंग एफ़र्ट, किसी भी एफ़र्ट को जो गाइडिंग फोर्स मिलता है कि हमें उस काम को कैसे करना चाहिए, ठीक है, वो जो मैनेजमेंट के ज़रिए हमें हेल्प मिलती है। तो जो उसके जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ये भी हमें हेनरी फ्योल ने दिए थे, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग में जो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल और टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अब यहाँ पर हमने प्रिंसिपल्स और टेक्निक में डिफरेंस पढ़ना है। उसी एग्जांपल से हम समझते हैं जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था कि हमें किसी एक स्टूडेंट को 10th की क्लास के बाद उन्होंने क्या करना है, अपना +1 में स्ट्रीम को चूज़ करना है। तो मान लीजिए एक फादर ने डिसाइड कर लिया कि भाई बच्चे को हमें क्या कराना है, स्टूडेंट को, बच्चे जो उसका बेटा है उसको हमें कॉमर्स दिलवानी है। तो उन्होंने कॉमर्स चूज़ कर ली, स्कूल भी चूज़ कर लिया। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, जो भी उनका एफ़र्ट था उसके लिए प्लानिंग कर ली, उसके लिए डिसीजन भी ले लिया कि कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाना है। लेकिन जब स्कूल में एडमिशन हो गया तो एडमिशन लेने के बाद जो भी उन्होंने उस काम को करने के लिए, अब जो एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अब काम तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग जो भी उन्होंने मेथड अप्लाई किया, जो भी उन्होंने टेक्निक अप्लाई की, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, वो क्या कहलाता है, टेक्निक कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि भाई स्कूल में एडमिशन हो गया, ठीक है, ये आपका डिसीजन हो गया। अब यहाँ पर आप अपने फादर अपने सन को किस तरीके से स्कूल भेजेंगे, भाई वो अपनी पर्सनल व्हीकल से भेजेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर अगर मान लो बस से भेजते हैं तो किस तरीके से आना जाना रहेगा, और बच्चे की ट्यूशन्स के बारे में कैसे वो होगा कि उसको ट्यूशन्स कहाँ भेजना है, कैसे पढ़ाना है, उसको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, उसको कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वो कैसे अपनी स्टडी को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये अब इसका मतलब ये है कि डिसीज़न लेने के बाद, जब हम किसी काम को डिसीज़न ले लेते हैं, उसके बाद जब उस काम को एक्चुअली में करना शुरू करते हैं, डिसीजन ले लिया, अब उसको एक्चुअली में जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस काम को प्रैक्टिकली करेंगे, तो वो हमारा टेक्निक कहलाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, गाइडिंग फोर्स फॉर द बिहेवियर वाइल टेकिंग डिसीजन। जब हम किसी काम के लिए डिसीजन ले रहे होते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। और जब हम डिसीजन ले चुके होते हैं, उसके बाद जब हम प्रैक्टिकली उस काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आफ्टर टेकिंग डिसीजन फॉर स्पेसिफिक वर्क, when a method or methods which involves a series of steps to be taken for completing or achieving the desired goal, तो वो हमारा टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हेनरी फ्योल ने दी है, और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दी है। इसलिए मैंने ये दोनों डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि आगे चल के हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर की टेक्निक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल और टेक्निक में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क की। तो पहले आप एक इमेज देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं। इमेज में क्या दिखाई दे रहा है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को, जितने भी टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जो भी आपके टास्क हैं, आपने अपने टास्क को क्या किया, डिवाइड कर दिया कि भाई एक इस ग्रुप के लोग क्या काम करेंगे। जैसे ये सपोज करो रेड ग्रुप है, यहाँ पे ग्रीन ग्रुप बना हुआ है, येलो ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टास्क हैं उनको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, या फिर HR, या फिर फाइनेंस। तो इस तरीके से स्मॉल टास्क में आपने उनको डिवाइड कर दिया ताकि आपके हर काम में स्पेशलाइजेशन आ पाए। तो आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग जिस काम में स्पेशलाइज्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग उन स्पेशलाइज्ड लोगों को आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया ताकि वो अपने ही काम में स्पेशलाइजेशन दिखाएं, जिस काम को वो जानते हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जितना भी हमारा गोल है, उस गोल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, जब हम उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और लोगों को भी उन ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं स्पेशलाइजेशन मेंटेन करने के लिए, तो वो डिवीज़न ऑफ वर्क कहलाता है। अगला है आपका डिसिप्लिन। इसके लिए आप एक इमेज देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो स्ट्राइक पर चले गए हैं, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय स्ट्राइक पर कब जाता है, वो स्ट्राइक पर तब जाता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर होता है, जो मैनेजमेंट होती है, जब उन दोनों के बीच में कोई भी कमिटमेंट होता है, ठीक है। तो जब वो कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं तो
उसके बाद जब कमिटमेंट को पूरा ना करने के बाद एम्प्लॉयज़ को जब लगता है कि भाई हमने हमारे बीच में जो भी बातचीत हुई थी वो पूरी नहीं हुई है, तो उसके अगेंस्ट फिर एम्प्लॉय क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंपनी में मैनेजमेंट ने बोला कि आप लोग वर्कर जो हैं, अगर आप ओवर टाइम करोगे, ठीक है, तो हम आप लोगों को क्या करेंगे, ओवर टाइम के पैसे देंगे। ठीक है, यहाँ पर कमिटमेंट हुई है मैनेजमेंट की वर्कर के साथ, लेकिन मैनेजमेंट ने ओवर टाइम कराने के बाद भी वर्कर को ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब जो बात कही जा रही है उन बातों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में किसी भी बात को लेकर कमिटमेंट होता है और कमिटमेंट को फॉलो नहीं किया जाता है, तो वो इनडिसिप्लिन कहलाता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि जो बात आपस में हुई है, जो बात आपस में कही गई है एक दूसरे को, वो पूरी होनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एक बार में एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर से डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और ये आपका रेड कलर में जो बना हुआ है ये मैनेजर है। इसका मतलब अगर एक बार में एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर डिसीजन देता है तो वो उस एम्प्लॉय को काम करते समय कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर मान लो 2 बॉस हैं, 2 मैनेजर हैं और वो अपने अपने तरीके से उनको अपना अपना काम दे रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मुझे किस मैनेजर का काम करना है, किस मैनेजर का काम नहीं करना है। क्योंकि 2 बॉस होने से क्या होता है कि डुप्लीकेशन हो जाती है, मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैं एक एम्प्लॉय के लिए कि मैं किस मैनेजर का काम सुनूं, किसका करूं, किसका नहीं करूं। तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक टाइम पर एक एम्प्लॉय को एक के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है आपका रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में एक बिल्कुल जो भी आप उसको पे दें या जो भी सैलरी दें या जो भी कंपनसेशन दें, वो एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के लिए बिल्कुल क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए फेयर होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दें ताकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, इतनी सैलरी कम से कम दें कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए। ऐसा ना हो कि आप उसे इतनी सैलरी दे रहे हैं कि अपना घर का खर्च भी नहीं चला पा रहा है। और दूसरा, आप अपने एम्प्लॉय को इतनी ज़्यादा सैलरी भी ना दें कि आपके यहाँ ऐसा ना हो कि आप ही उसे पे ना कर पा रहे हो। मतलब आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कह दिया पे करने के लेकिन आप पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इट मीन्स एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी और एम्प्लॉय को दी जाने वाली सैलरी दोनों फेयर होनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल है आपका ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर है वो अपनी सही जगह पर होनी चाहिए। जो काम जिसको दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लो एक परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से अगर आप एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम कराएंगे तो वो नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़, ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वो वहीं पर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि काम करने वाले जो टूल्स हैं, ठीक है, जो जो इस्तेमाल करने वाले जो औजार हैं, जो टूल्स हैं, वो फैक्ट्री में से होने चाहिए। उनका काम फैक्ट्री में। अगर आप देखिए कि ऑफिस में यूज़ होने वाले कंप्यूटर के ऊपर आपके टूल्स रखे हुए हैं, जबकि इन टूल्स का यूज़ कहाँ होना चाहिए, फैक्ट्री में, और ये रखे हुए हैं ऑफिस में। तो इसका मतलब इफ़ द थिंग्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस, तो उससे क्या होगा कि कंपनी में जो जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो एफिशिएंसी होगी, वो रिड्यूस होगी। क्योंकि देखिए टूल्स ऑफिस में रखे हुए हैं, तो इसका मतलब जो फैक्ट्री में काम होगा वो डिले हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर अपनी सही जगह पर नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो वो क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को गिराएगी, एफिशिएंसी को गिराएगी। और अगर एक मैन पावर भी अपनी सही जगह पर नहीं है तो उससे भी क्या होता है, जो मैन पावर की एफिशिएंसी है वो गिरेगी। एक परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से अगर आप एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम कराओगे तो वो नहीं कर पाएगा। अगला प्रिंसिपल है आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बात को लेकर किसी एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए आपको कई चीज़ों में भेदभाव दिखाई देगा, डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा। जैसे कोई किसी को मोटा कह रहा है, कोई किसी को, देखिए कोई लेडीज़ को, कोई फीमेल को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, कोई गरीब है तो उसको कोई परेशान कर रहा है, कोई छोटा है तो कोई उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय के साथ कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, बिलीफ को लेकर, या फिर उसकी नेशनैलिटी को लेकर, कि भाई मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हिंदू मुस्लिम काम करते हैं, तो मुस्लिम को लेकर अगर आप किसी भी तरीके का भेदभाव करते हो, कोई भी पार्शियलिटी करते हो, तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी गिरती है लोगों की काम करने की। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में एक इक्विटी मैनर रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन नेचर रहना चाहिए। अगला टॉपिक है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को अपने बारे में ना सोचकर ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले सोचना चाहिए। देखिए इस इमेज में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी बाहर वाले के साथ लीक कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, और वो कुछ पैसों के लिए अपने बारे में ज़्यादा सोचकर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कम सोच रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर रहा है। तो इसीलिए जब कोई एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचता है और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में बाद में सोचता है, अपना भला पहले सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन के भले के बारे में बाद में सोचता है,
तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए एक एम्प्लॉय को हमेशा अपने बारे में सोचने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना ज़रूरी होता है, जो कि हमें ये प्रिंसिपल सिखाता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो आपके ये सारे प्रिंसिपल्स थे जो हमने डिस्कस किए, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड, एमिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑर्डर, इक्विटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये सारे जो प्रिंसिपल हैं इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही आपके लिए। थैंक यू।